शिक्षा एवं विकास संस्था गेड़ा द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराज रहे अमृत काल में महंत अमृत जी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, गोपाल राम जी मेघवाल, उदाराम जी मेघवाल, प्रियंका मेघवाल जी, प्रधान जानकी जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच देवी सिंह जी, सुनील जी पवार, बाबूराम जी, तमाम संस्था के सदस्यगण और समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जिस तादाद के अंदर हमारे गेड़ा परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी में सफल हुए, उसके लिए तमाम गेड़ा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक लंबी कतार लगी हुई थी सरकारी नौकरी के माध्यम से सफल बच्चों की। अगर तुलना करें तो यह कतार दुनिया की जो कतार है उससे कम है। हाँ, कुछ कदम हम लोग आगे जरूर बढ़े हैं, पर हमारी मंजिल बहुत आगे है। पहले की तुलना में हम लोग कुछ चंद कदम आगे बढ़ चुके हैं। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया। तसल्ली से अगर हम उनके बारे में अध्ययन करें, उनको समझे, तो हमारा जीवन का ध्येय अलग हो सकता है। बाबा साहब ने एक बहुत गंभीर संदेश हम सब लोगों को दिया, जिसका जिक्र हम लोग बहुत कम करते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये बुद्धि का विकास है क्या? बुद्धि के विकास का मायने क्या है? ये हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। शिक्षा के माध्यम से, अच्छे संस्कार के माध्यम से तार्किक बुद्धि हम लोगों की होगी तो आने वाले समय के अंदर हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी जब जब बढ़ने के लिए कदम उठते हैं, वो नजरअंदाज या विवादों में क्यों आते हैं? मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप जरूर सोचना। नरेगा की स्कीम महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने संविधान के अंदर संशोधन कर और दी, जिसे रोजगार का अधिकार हम लोगों को प्राप्त हुआ। और बाड़मेर जिले के अंदर नरेगा के माध्यम से ताकों का प्रावधान देश के अंदर भारत में सबसे पहले कहीं हुआ तो बाड़मेर जिले के अंदर हुआ। केवल सड़कें हम लोगों की धारियों के अंदर मार्ग के लिए बाड़मेर में सबसे पहले किसी जिले में हुआ, उसमें से एक बाड़मेर जिला। ये ताकों के संदर्भ में जिस दिन नियम बने, कानून बने, उस दिन क्या प्रावधान बनाया? विकास के अंदर भी हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, ये सोच निर्णय करने वालों की थी। इसलिए ताकों के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता कहीं तय होनी थी, वहां पहली प्राथमिकता तय करी गई SC, ST और BPL की। ये सोच दर्शाती है कि जब फैसला होता है, उस फैसले में हिस्सेदारी और भागीदारी किसके लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या वो सोच सही थी, या अडानी के लिए जो नियम, कानून और व्यवस्था बनी रहती है अंबानी के लिए, वो सही है? देश के सामने ये प्रश्न है। आगे पीछे घूमते रहो यार, लार देखना ना था। ये देश के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चंद उद्योगपतियों की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए?
जो ये मॉडल बोलते हैं, ये मॉडल, मेरा निवेदन है कि उन मॉडल का अध्ययन करो, उन मॉडल के आंकड़े। कोई गुजरात मॉडल की बात करता है, उस गुजरात मॉडल के अंदर किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है, ये सवाल हम सब लोगों के सामने है। जो ये प्रचार और कुप्रचार होता है, उस अंधा कुप्रचार के अंदर हम लोग हमारी मूल जो आवश्यकताएं है, मूल ध्येय है, मूल हमारा लक्ष्य है, उस और हम लोग प्राथमिकता से आगे बढ़ पा रहे या नहीं बढ़ पा रहे। मेरा ये निवेदन है कि राजस्थान के अंदर सबसे अंतिम बार संविधान ने जो हम लोगों को हक और अधिकार दिया है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, वो कब और किसकी सरकार के अंदर वो निर्णय हुआ है। मेरा निवेदन है इसके बारे में आप जानकारी जरूर दें। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी जो सवाल ये है कि संविधान ने हमारे को हक और अधिकार दिया हुआ है जनसंख्या के अनुपात के अंदर आरक्षण, क्या वो हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो क्या हम लोगों की ये मांग जायज है या नाजायज है। किसी से हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये संविधान ने दिया और देश के अंदर संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर भारत है तो भारत क्या है, ये देश है क्या? देश संविधान है। संविधान के माध्यम से हम लोगों के अधिकार, संविधान के माध्यम से हम लोगों के कर्तव्य, संविधान के माध्यम से हम लोगों के देश के अंदर निर्णय करने की हिस्सेदारी और भागीदारी की व्यवस्था। ये प्राथमिकता कौन बनाएगा, ये तय कौन करेगा? ये तय बहुमत करता है। लोकतंत्र के अंदर और संविधान के निर्माताओं ने हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत चंद उदाहरण है। आज दुनिया में उदाहरण हम लोग देते हैं, अमेरिका का उदाहरण हम लोग देते हैं, यूरोप का उदाहरण देते हैं, कहने में उन लोगों को विकसित देश कहते हैं, कहने में उनके विकसित समाज करते हैं, पर उन देशों के अंदर भी महिला और पुरुष को बराबरी की हिस्सेदारी और भागीदारी उनके संविधान ने नहीं दी। हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश के अंदर बाबा साहब ने ऐसा बेहतरीन संविधान दिया है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। अगर ये चीज, ये उदाहरण दुनिया के अंदर कहीं अधिकारों के माध्यम से अगर कहीं हम लोग इसका आकलन करें तो हमारे देश के अंदर ये उदाहरण है। वो शर्त से संविधान हमारे देश के अंतर्गत, संविधान के माध्यम से जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के अंदर सामंजस्य, किसी का एकाधिकार नहीं हो, ये संविधान ने व्यवस्था करी हुई है कि कोई भी संस्था इस जरूरत उनके पास अधिकार नहीं रही। ये संविधान की व्यवस्था है। पर क्या देश के अंदर उस दिशा के ऊपर ये देश आगे बढ़ रहा है? अगर देश उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है तो हम लोगों को बाबा साहब को याद करने से पहले आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। देश संविधान की मूल भावनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? जो संस्थाओं का हासिल इस देश के अंदर 9 वर्षों के अंदर हुआ, जो हमारे अधिकारों की कटौती, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज पेयजल के संदर्भ के अंदर जब 9 साल के अंदर फैसला हुआ, 9 साल पहले भारत के अंदर जो भी पेयजल की योजना केंद्र सरकार से हुआ करती थी उसमें 90% पैसा रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके के अंदर भारत सरकार देती थी। 9 साल के अंदर इस व्यवस्थाओं को बदला गया। 42.5% पैसा भारत सरकार, 42.5% पैसा राजस्थान सरकार या अन्य सरकारों का दिया गया। पर ये 5% पैसा जो हम लोगों के जेब से देने का इस योजना में प्रावधान हुआ है, इससे बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ क्या हो सकता है? विशेषकर जो हम ढाणियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या हो सकता है? हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ढाणियों में कई लोग रहते हैं। वो इलाका, वो विधानसभा क्षेत्र बाइतू है। बाइतू के अंदर 95% लोग हम लोग ढाणियों में रहते हैं। सबसे ज्यादा लागत उन ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए आती है तो हिंदुस्तान के अंदर बाइतू के अंदर आ रही है। और 5% पैसा
हमारी जेब से जा रहा था, पर किसी ने ये बात कहीं भी की, जिक्र किया, चर्चा करी, मांग करी, किसी ने भी नहीं करी। इस व्हाट्सएप के अंदर करोड़ों मैसेज हम इधर से उधर करते हैं, पर इस तरह की बात हमने कहीं भी नहीं करी। फिर हम लोग कह रहे हैं हम लोग जागृत हैं, फिर हम लोग कह रहे हैं हम लोग सचेत हमारे अधिकार के लिए। 5% पैसा हर परिवार से जाने का नियम बना, और इस नियम के अंदर संशोधन कर राजस्थान सरकार के अंदर फैसला हुआ कि वो 5% पैसा भी राजस्थान सरकार देगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ, बाइटू विधानसभा को हुआ, रेगिस्तानी इलाके के तमाम जो ढाणियों में रहते हैं उन लोगों को हुआ। उसका भी जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। आज हम लोगों के ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, 17,000 रुपए भारत सरकार से प्रावधान है कि सिर्फ 17,000 रुपए औसतन उन ढाणियों में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। क्या हमारे ढाणियों के अंदर 17,000 के अंदर बिजली का कनेक्शन मुमकिन है? स्पष्ट तौर के ऊपर नहीं। गांव के अंदर और शहर के अंदर पांच कनेक्शन एक खंबे के अंदर होते हैं। ढाणी में रहने वाले हम लोगों के लिए एक ढाणी के अंदर 5 खंबे लगते हैं, पर किसी ने इस बात की जिक्र करी है, मांग करी है? किसी ने भी नहीं करी। क्यों नहीं करते ये लोग? ये अपने आप को बहुत दबंग बोलते हैं, अपने आप को शेर बोलते हैं, अपने आप को राजस्थान के हितैषी बोलते हैं, अपने आप को हर वर्ग का हितैषी बोलते हैं। उन लोगों ने कहीं भी किसी स्तर के ऊपर लोकसभा में यह बात करी? मेरा निवेदन है नौजवान साथियों, इसके बारे में आप पता करना। और जो कनेक्शन हो चुके हैं उसका पैसा भी भारत सरकार ने दिया? स्पष्ट उत्तर है नहीं। उसके बावजूद भी इसका जिक्र हम लोग नहीं करते हैं। उसका जिक्र हम लोग नहीं करते। किसके साथ अन्याय कर रहे हैं हम? हमारे खुद के परिवार के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर 45,000 ढाणियां आज भी बिजली से वंचित है। उन लोगों के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो हम सब मिलकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। 17,000 की जगह 40,000 का प्रावधान, और बाकी बची भी तमाम जो ढाणियां हैं उनके बिजली के कनेक्शन के जो फैसला राजस्थान सरकार ने किया, किसी ने भी इस बात का जिक्र करा? किसी ने भी इस बात की मांग करी? मैं राजनीतिक दलों के हितैषियों को भी कहना चाहता हूं, अपने आप को बहुत लोगों के बीच के अंदर ये बात करते हैं हम लोग सतर्क है, जागरूक है, संघर्ष करते हैं। इस संदर्भ में, पानी के संदर्भ में किसी ने संघर्ष किया? बिजली के संदर्भ में किसी ने संघर्ष किया? गीड़ा के अंदर आजादी से लेकर आज तक 24 12वीं स्कूल है। क्या हम लोगों के बच्चे हमारी ढाणियों के पास में 12वीं स्कूल की व्यवस्था के लिए हक रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके पीछे दौड़ने वालों को नहीं पता है। उन बड़े बड़े बातें करने वालों के बच्चे तो जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारी ढाणियों में रहने वाले बच्चे गिड़ा के अंदर आज 24 स्कूल आजादी से आज तक थी, और वो 40 और स्कूलें होना क्या गिड़ा के लिए सही फैसला था या फैसला नहीं था? जब ये सवाल करते हैं तो वो लोग विवाद करते हैं कि अध्यापक नहीं है, इन स्कूलों में क्या करें? जब देश की शुरुआत हुई थी कुछ भी नहीं था, पर संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिए, हम लोगों को कर्तव्य दिए, एक एक कदम करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। उनको मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर अध्यापकों की ये जो लंबी लाइन इन बच्चों ने आज जिनको पुरस्कार दिया, ये तैयार है। 25 तारीख को यही बच्चे उन विद्यालयों के अंदर जाएंगे और उन विद्यालयों के माध्यम से हमारे दायित्व को बढ़ते हुए और भी आगे बढ़ गए। ये लोग बहुत बात पूछते कि कहाँ बढ़ रहा है भाई तू? अपनी आंखों में से पट्टी हटाओ। ये बच्चों की कतार, ये सफल बच्चों की कतार ये दुनिया को बता रहा है कि भाई तू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर ये चीज हम लोग समझेंगे, ये चीज हम लोग जानेंगे, तो आने वाले समय में हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। गिड़ा के अंदर जब जमीन, जो सरकारी जमीन थी, उस जमीन देने का क्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले किस सोच के माध्यम से मेघवाल समाज को ये जमीन का आवंटन हुआ? मेरा निवेदन है इसके बारे में आप लोग जरूर सोचें। ये पहला कदम जो गिड़ा के अंदर जमीन आवंटन का था, वो मेघवाल समाज के माध्यम से पहला कदम क्यों रखा गया, इसके बारे में आप लोग जरूर सोचें। सिर्फ गिड़ा ही नहीं, पाटौदी के अंदर मेघवाल समाज के लिए जमीन का अलॉटमेंट,
कल्याणपुर के अंदर किन परिस्थितियों के अंदर वो अलॉटमेंट हुआ, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हो। दुनिया पूछती है बढ़ता हुआ भाईतू का है। इस संस्था की इस पवित्र भूमि के ऊपर यह बढ़ता हुआ भाईतू है जिसमें हर किसी की हिस्सेदारी और हर किसी की भागीदारी। सिर्फ विवाद करने वाले ठेकेदारों तक ये हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं रह रही है, इसलिए उनको बढ़ता हुआ भाईतू नहीं दिख रहा है। विवाद कर खुद के पास ताकत सीमित रख रहे हैं जब उनको बढ़ता हुआ भाईतू दिख रहा है। विवाद करने से बढ़ता हुआ भाईतू में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं रहेगी। ये बढ़ता हुआ भाईतू उन ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं, वो हंसते हैं ये ढाणियों के अंदर बिजली के कनेक्शन लग रहे हैं तो ये पावड़े क्यों उठा रहे हैं। वो भूल गए अपने पूर्वजों को। मैं मेरे पूर्वजों को नहीं भूला हूं। मेरे पूर्वजों को तगारी, गैती, पावड़ा उठाकर और काम करने का भी किसी ने अवसर नहीं दिया। वो इंतजार करते गए कि कोई ना कोई हमारे मजदूरी का अवसर दे। भला इस रेलवे ने कच्ची मजदूरी के माध्यम से उनको डेली वेजिस के ऊपर अवसर दिया। मुझे गर्व है, मैं उस दादा का पोता हूं। उन लोगों को कितनी भी मेरे से ईर्ष्या हुई, वो कितने भी व्यंग करे, मेरे पावड़े के ऊपर हाथ रहेगा, मेरा पावड़ा से मैं काम करूंगा, उससे गर्व मेरा और किसी के लिए नहीं हो। मैं गर्व मंत्री बनना उस दिन नहीं है मैं MP बना उसलिए नहीं हुआ। मेरे पूर्वजों की जड़ वही ज्ञाति और पावड़ा है। मेरे पूर्वजों के 1954 से पहले हम लोग इस जमीन के मालिक थे नहीं। 1954 से पहले हम लोग इस जमीन पर मजदूरी करते थे, हमारी पहचान मजदूरी थी। संविधान के माध्यम से इस जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को हुआ और उस जड़ के लिए हम लोगों का ये सोच, उस जड़ के लिए ये व्यंग, उसके लिए बोलते क्या थे, पावड़ा पकड़ा दिया। हाँ, मैं नहीं, अगली पीढ़ी को भी ये मैं क्या कर जाऊंगा कि जिस दिन आपके हाथ के अंदर पावड़ा होगा, ज्ञाति होगी, उस दिन आप मानना कि नहीं, आप अपनी जड़ों से जुड़े। वो लोग भूल गए हैं, वो कुछ प्राप्त करने के लिए वो अपनी जड़ों को भूल गई है। सिर्फ विवाद के माध्यम से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कॉलेज भाईतू के अंदर कितनी खुली है? 5 कॉलेज है। गिड़ा के अंदर कॉलेज खुल चुकी है। वो कह रहे हैं कहाँ बढ़ता हुआ भाईतू है। बढ़ता हुआ गिड़ा अगर देखना है तो उस कॉलेज के अंदर बच्चे दाखिला करने के लिए कतार ज्यादा है और सीटें कम है। ये बढ़ता हुआ भाईतू। जो ढाणियों के अंदर सड़कें बनी है, इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? भारत सरकार की थी। जो अच्छे दिन की बात करते थे, नारे लगाते थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनके साथ जो सहयोगी थे उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी उनसे ये बात करी, मांग करी, ये निर्णय कराया कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10 सालों में वो सड़कें रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, वो सड़कें रिपेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, उन्होंने ये बात नहीं करी, ये मांग नहीं उठाई। 250 तक की आबादी की सड़कें जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना में किसकी जिम्मेवारी? भारत सरकार की। क्या उन्होंने कभी भी ये बात करी? नहीं, उन्होंने नहीं करी। ये तमाम जो फैसले हैं उनके लिए ये बात क्यों नहीं करते हैं? उनके लिए धरना क्यों नहीं देते हैं? उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? ये सौदेबाजी की राजनीति वो करते हैं। वो सौदों के अंदर ये सब फैसला क्यों नहीं करवाते हैं जिससे हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़े? अगर ये चीज हम लोगों को समझ में आ जाएगी तो भविष्य के अंदर बढ़ता हुआ भाईतू की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगा। जो भाईतू का जो झंडा गिड़ा के अंदर, देश का झंडा बुलंद नहीं हुआ है, गिड़ा के अंदर गिड़ा के हर परिवार और हर नागरिक का झंडा बुलंद हो चुका है। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, ये बढ़ता हुआ भाईतू आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस बढ़ते हुए भाईतू को नहीं कर सकती। सड़कों के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, पानी के माध्यम से उनको सिर्फ खाली ग्लास ही दिखती, वो भरी हुई ग्लास है, वो उन लोगों का नहीं दिखती, क्योंकि उनकी सोच दिखाती है। भरी हुई ग्लास की तरफ उनकी सोच नहीं रहेगी। ये उनकी ट्रेनिंग दिखाती है, ये उनकी संगत दिखाती है, किनके साथ वो बैठे हैं, किनसे सीख रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जो इसलिए वो जो भरी हुई ग्लास है, जो चंद कदम हम लोग आगे बढ़े। जब 65 किलोमीटर सड़क
बायतू के अंदर 5 सालों के अंदर हुआ, उस दिन तो इनको बढ़ता हुआ बायतू नहीं दिखा। और आज 1264 किलोमीटर सड़क सैंक्शन हो चुकी है, उसमें इनको बायतू कहे नहीं। इन लोगों के घरों के अंदर काली सड़क है, ढाणियों में काली सड़क है, जहाँ रह रहे हैं उन बंगलों के सामने काली सड़कें हैं। इसलिए जो ढाणियों के अंदर जो सड़कें आ रही है, इसके अंदर इनको बढ़ता हुआ बायतू नहीं दिख रहा। शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर एक पीएससी भी 5 सालों के अंदर बायतू में नहीं खुली, उस दिन इनको बढ़ता हुआ बायतू नहीं दिख रहा था। इस बार 10 पीएससी बायतू के अंदर खुली। गिरा के अंदर बात करें, खोकसर के अंदर पीएससी खुली। गिरा में बात करें, संतरा में पीएससी खुली। गिरा में बात करें, चिप्पी में खुली। गिरा में बात करें, सीएससी पड़ाव में खुली। इन लोगों को यह बढ़ता हुआ बायतू नहीं दिखता। इन लोगों को बढ़ता हुआ बायतू दिखता, कैसे विवाद करें, किसके बारे में कैसे अशोभनीय बात करें, किसके बारे में कैसा आप भद्य व्यवहार करें, उसमें इनको बढ़ता हुआ बायतू दिखता। मैं माफी चाहता हूं लोगों से, ये बायतू नहीं है। ये ट्रेनिंग लेकर आप कहीं से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, जयपुर से आ रहे हो, नागौर से आ रहे हो, और बायतू को समझने के अंदर आप भूल कर रहे हो। बायतू के अंदर हर व्यक्ति की हिस्सेदारी और भागीदारी है। बायतू के अंदर हर किसी की जयकारा होगी, हर किसी की जिंदाबाद होगी। किसी के प्रति भावनाओं के संदर्भ में हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। हमारी धार्मिक भावना, जिसके प्रति हम लोग आस्था रखते हैं, उसके प्रति हम धार्मिक भावना रख सकते हैं। किसी की ओम बना के प्रति धार्मिक भावना, उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल, क्या संविधान ने आपको हक और अधिकार दिया? नहीं। एक जनप्रतिनिधि होकर, एक लोकसभा का सदस्य होकर, एक किसी पार्टी के मुखिया होकर किसी के भावनाओं के खिलाफ आप व्यंग करो, टिप्पणी करो, ये संविधान के अंदर किसी को अधिकार नहीं है। और जब वोट लेने होते हैं, उस वक्त उन्हीं के बीच में जाकर एक तरफ तो इस तरह की आप भद्र बातें करना, और दूसरी तरफ उन्हीं के बीच में जाकर दूसरा रूप धारण कर उनके लिए और किसी प्रकार का कृत्य करना, ये दोहरा चरित्र, ये सौदेबाजी की राजनीति, क्या हम लोगों के लिए सही है, गलत है? मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप लोग एमएलए फंड के अंदर जितनी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए थी, एक वक्ता ने यह बोला कि वोटों के अनुपात के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी। मैंने कभी भी कहीं भी कहां से कितने वोट मिले और नहीं मिले, इसका आकलन नहीं किया। ये वोटों की गिनती, इन लोगों से मेरे संबंध नहीं है। वोटों की राजनीति तक मेरा, इन लोगों से मेरा संबंध नहीं है। इन लोगों का संबंध मेरे पीढ़ियों से है। वोट कम मिले हैं तो भी इनके लिए खड़ा रहूंगा, वोट कम मिले हैं तो भी इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी पूरी रहेगी। इसलिए वोटों की गिनती, इनकी हिस्सेदारी, भागीदारी और इनके संबंध के बीच में कहीं भी नहीं आई। मैं वो वोटों की गिनती देखता भी नहीं, क्योंकि वोटों की गिनती की राजनीति, वोटों की राजनीति दूसरे का मुबारक हो। हरीश चौधरी बायतू के अंदर वोटों की राजनीति नहीं तो करी थी, नहीं कर रहा हूँ, नहीं भविष्य के अंदर करूंगा। तो राजनीति में रहूं या नहीं रहूं। संस्था के अंदर भूमि आवंटन के वक्त भी कोई घोषणा नहीं करी, मैंने कोई वादा नहीं किया। भूमि आवंटन हुआ या नहीं हुआ, दुनिया को तो 4.5 वर्ष मैं सोता हुआ नजर आ रहा था कि 4.5 साल तक हरीश चौधरी कहाँ था। हाँ, उनके लिए 4.5 साल मैं रिफाइनरी में जाकर उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा था। एक बार भी 4.5 साल तक मैं रिफाइनरी में नहीं गया। जो रिफाइनरी के अंदर बैठे थे वो लोग जरूर एक बात कह सकते हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग ये बात कर सकते हैं कि 4.5 साल तक हरीश चौधरी कहा था। मैं उनसे माफी चाहता हूं कि 4.5 साल के अंदर मैं एक दफे भी रिफाइनरी में नहीं गया। 4.5 साल के अंदर इस संस्था की नींव रखी। जो गिड़ा के अंदर आज हम लोग खड़े हैं, इस पवित्र भूमि की नींव 4.5 सालों के अंदर उन लोगों के लिए तो मैं सोया हुआ था, पर इस नींव को 4.5 साल के कार्यकाल के अंदर रखी। जो ये नींव रखी हुई है, वो हम सब के परिवार के लोगों ने आज इस नींव के ऊपर भव्य इमारत बनाने का फैसला कर दिया है। 500 रुपये उन्होंने दिया है
उनके में हिस्सेदारी और भागीदारी उतनी है जितनी हम लोगों ने जो लाखों रुपए दिए, उन तमाम परिवारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ।